गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज। पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रही होगी और उसी शानदार पढ़ाई को और ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जो सीरीज़ थी पॉलिटी की, जिसमें हम एम लक्ष्मीकांत बुक को कवर कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, जिसमें हमने पिछले वीडियो में कंपनी रूल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे कि जब क्राउन रूल आया, जब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने डायरेक्टली हमारी इंडिया को कंट्रोल करना शुरू किया था। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, जैसे ही हमें पता है कि हमारी इंडिया में 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा सप्रेशन हो रहा था, बहुत सारे कॉजेज थे जो कि हम मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे ही उसको, ठीक है। बहुत सारे कॉजेज थे, कहाँ से किसने लीड किया, ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन वो हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, उस रिवोल्ट को यहाँ नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर हिस्ट्री नहीं पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लेकिन पॉलिटी में भी हिस्ट्री से लेकर पढ़ रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल सिनारियो में क्या क्या हो रहा था पहले, राइट। ओके, तो जब रिवोल्ट हुआ उसके बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको ये समझ में आ चुका था कि ये जो कंपनी है ये ठीक से काम कर नहीं पा रही है, ठीक है। जो यहाँ के लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, वो अब कंपनी रूल तो रहने नहीं देंगे, तो कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए क्या हुआ था कि रिवोल्ट के बाद में जो पावर्स थी, जो कंट्रोलिंग पावर्स थी, कंपनी से बोला गया कि अब आप कुछ नहीं करोगे, अब जितनी भी पावर्स है इंडिया को कंट्रोल करना है, इंडिया पर रूल करना है, वो सब डायरेक्टली क्राउन करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। और फिर सारी पावर्स ट्रांसफ़र हो चुकी थी, ठीक है। और जब पावर्स ट्रांसफ़र हुई तब आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, ठीक 1 साल बाद, ठीक। अब ये जो एक्ट है इसको हम बोलते हैं क्या, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ऐसा शो किया कि जो कंपनी है वो ठीक से गवर्न नहीं कर पा रही है इंडिया को, इसीलिए हम अच्छी तरीके से गवर्न करने के लिए ये एक्ट लेकर आ रहे हैं। इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को अबोलिश किया और जितनी कुछ फीचर्स हैं इसके। क्या फीचर्स हैं? आखिर एक्ट आया है तो उसमें कुछ बातें भी तो होंगी, कुछ प्रोविजंस भी तो होंगे, तो आखिर कौन से प्रोविजंस थे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है कि इसने क्या किया, इसने इंडिया को प्रोवाइड किया कि जो इंडिया है, ठीक है, अब वो गवर्न होगी, उस पर रूल होगा, उसको कंट्रोल करेगा कौन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश क्राउन है, उनके नाम पर ही अब इंडिया को गवर्न किया जाएगा, ठीक है। जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, अब उनको गवर्नर जनरल ना कहकर वाइसरॉय ऑफ इंडिया बोला जाने लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपने जब हिस्ट्री पढ़ी, अब तक इतना तो है कि हमने हिस्ट्री भी पढ़ी है, बचपन से जब से पढ़ते आ रहे हैं, हिस्ट्री जरूर पढ़ रहे हैं, राइट। तो हमने कहीं जगह पर हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई किसी पर्सन को गवर्नर बोल रहे हैं, किसी पर्सन को गवर्नर जनरल बोल रहे हैं, और कभी वाइसरॉय बोल रहे हैं, तो भाई क्या है, यहाँ से समझ में आएगा कि अब तक तो गवर्नर जनरल था वो पर्सन, लेकिन ये एक्ट आने के बाद में क्या होगा, जो पर्सन गवर्नर जनरल था अब उसको हम वाइसरॉय बोलेंगे। इंडिया जो है उस पर अब रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा, क्राउन के नाम पर रूल होगा, ठीक है। वाइसरॉय कौन है? वाइसरॉय डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है किसका, ब्रिटिश क्राउन का। इंडिया में ब्रिटिश क्राउन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, वाइसरॉय करेगा। अच्छा, पहला वाइसरॉय फिर कौन हुआ, लॉर्ड कैनिंग, ठीक। ये होगी पहला प्रोविजन। दूसरा क्या, इन्होंने क्या किया, जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था, हमने पहले प्रीवियस वीडियो में देखा था कि भाई क्या हुआ था कि एक आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए थे, राइट। दो चीज़ें थी, दो अथॉरिटी थी, दो बॉडी थी जो कि गवर्न कर रही थी इंडिया को, राइट। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, ये जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम है इसको यहीं पर ख़त्म करो। इन्होंने क्या किया, डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को अबोलिश कर दिया। नेक्स्ट फिर क्या हुआ कि इन्होंने एक नया ऑफिस बनाया। नया ऑफिस किसका बनाया, कौन वहाँ बैठेगा, वो था ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उनका एक नया ऑफिस बनाया, एक नई पोस्ट बनाई गई। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, ठीक है,
इनके पास में सारी अथॉरिटी थी और इंडिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, इंडिया को कैसे गवर्न करना है, कौन से रूल लाने चाहिए, कैसे गवर्न करेंगे, कैसे एडमिन करेंगे, ये सारा कंट्रोल, सारी अथॉरिटी किसके पास थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास में थी। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? तो ये ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक मेंबर हुआ करता था और ये रिस्पॉन्सिबल होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। इनफैक्ट आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि वाइसरॉय इंडिया में होता था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ब्रिटेन में रहता था, वो इंडिया में नहीं रहता था। ठीक है कि इन्होंने क्या करा, एक 15 लोगों की, 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाई थी, जो क्या करेगा, वो काउंसिल क्या करेगी, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है उनको हेल्प करेगी। अब जैसे कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट में भैया प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब के लिए असिस्ट करने के लिए काउंसिल है ना, प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए काउंसिल है, राइट। ऐसे ही जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, ये अकेला एक बंदा तो भैया पूरी इंडिया कंट्रोल नहीं कर सकता ना, तो क्या होगा कि 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई जो कि क्या करेगी, हेल्प करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है अगर आपका क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जो काउंसिल थी, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को हेल्प कर रही थी, 15 मेंबर की काउंसिल, उसकी जो रिकमेंडेशंस थी, क्या वो बाइंडिंग थी? द आंसर इज नो। काउंसिल की जो भी बातें थी, जो भी रिकमेंडेशन थी, वो बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं थी, वो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उस काउंसिल का चेयरमैन भी होता है। ऑब्वियसली भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प कर रहे हैं तो चेयरमैन कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुद ही वहाँ के चेयरमैन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज द बॉडी कॉर्पोरेट capable of suing and being sued in India and in England। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल बनी थी, इसको एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह बनाया गया। जैसे कि हमारे यहाँ पर कंपनी होती है, कंपनी पर क्या है, हम केस कर सकते हैं, राइट, हम केस कर सकते हैं उन पर। कंपनी खुद हम पर भी केस कर सकती है। कंपनी को क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन हम बना देते हैं, राइट। अब जैसे कि अगर टाटा से आप क्या कर रहे हो, कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो, तो टाटा के मालिक से एग्रीमेंट नहीं कर रहे हो, उसके शेयर होल्डर्स से आप कोई एग्रीमेंट नहीं कर रहे हो। आपको जो भी डॉक्यूमेंट मिलेगा उस पर मोहर किसकी होगी, साइन किसके होंगे, टाटा की, कंपनी के, राइट। तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो जब आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो क्या कर सकती है, आप पर केस कर सकती है और आप भी उस पर केस कर सकते हैं। उसी तरीके से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल थी, वो भी एक बॉडी कॉर्पोरेट, एक कंपनी की तरह ही बना दी गई थी, जो कि क्या कर सकती थी, सभी पर केस भी कर सकती थी और उस पर भी कर सकते थे। तो ये था हमारा पहला एक्ट। ठीक है, अब दूसरा एक्ट देखते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस तो कर लिया भाई, ठीक है, गवर्न हम इंडिया को अच्छे से करेंगे, इसके लिए हमारे लिए एक एक्ट लेकर आए गए, जिसमें हमने देखा कि क्या हुआ, पावर्स जो है अब सीधा किसके पास में चली गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। अब वो हमें कंट्रोल करा था डायरेक्टली, देख चुके हैं। लेकिन अब क्या, ये तो आपने बता दिया ना कि क्राउन करेगा, लेकिन कैसे करेगा कंट्रोल, ठीक है, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। अब वो अलग अलग एक्ट से उन्होंने इंडिया में अलग अलग रेगुलेशंस लेकर आए हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट जो एक्ट आया है वो कैसा है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। 1861 में एक एक्ट लेकर आए जिसमें कई सारे प्रोविजंस हैं, सबको देखेंगे। सबसे पहला प्रोविजन, इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। देखो अब हुआ क्या था, ब्रिटिश क्राउन ने कह दिया कि हम आपकी जो इंडिया है उसको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करेंगे, कंपनी को अच्छे से कंट्रोल करना नहीं आया, गवर्न करना नहीं आया, हम अच्छी तरीके से गवर्न करके दिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ चुका था कि अब जो इंडियंस हैं वो हमें ऐसे रूल नहीं करने देंगे, हमें कुछ ना कुछ तो उनके लिए करना ही पड़ेगा, कुछ प्रोविजंस उनके हित में बनाने ही पड़ेंगे, भले ही वो हमारी भलाई के लिए हो ना हो, लेकिन हमें ऐसा दिखाया जरूर गया कि हम आपको
पोजीशन दे रहे हैं, हम आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं आपकी गवर्नमेंट में। अब रियली में वो था या नहीं वो बात अलग है, लेकिन ऐसा शो जरूर किया गया। इसीलिए क्या हुआ कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 में, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि भाई आप भी इस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, हम इंडिया को गवर्न कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको भी इंक्लूड कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इंडियंस को भी जोड़ना शुरू किया लॉ मेकिंग प्रोसेस में। It thus provided that the Viceroy should nominate some Indians as non-official members of his expanded council। अब आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, पहली चीज़ तो कि जो आपकी लॉ मेकिंग बॉडी थी उसमें क्या था, कुछ तो मेंबर्स ऑफिशियल होते थे, कुछ मेंबर्स नॉन ऑफिशियल होते थे। ठीक है, जो भी ज़्यादा बातें किसकी मानी जाएंगी, जो ऑफिशियल है, राइट। नॉन ऑफिशियल लोगों की बात वो सिर्फ एडवाइस कर सकते थे, अपनी बात रख सकते थे, लेकिन उनकी बात मानी नहीं जाती थी, उनकी ज़्यादा से नहीं थी उसमें। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया कि वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा कुछ इंडियंस को, किसमें, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में। ठीक है, ऑफिशियल मेंबर्स में हमें कोई जगह नहीं मिली, कहाँ मिली है जगह, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में, और वो भी इलेक्शन नहीं हुआ है कहीं पर भी, नॉमिनेशन हुआ है। अब आप खुद देखो, अगर आपको कहा जाए, ठीक है, कोई भी एक टेस्ट हो रहा है, ठीक है, आपकी क्लास में एक टेस्ट हो रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने पसंद से किसी भी पर्सन को चूज कर सकते हो अपने पार्टनर के रूप में अपनी सीट पर बैठने के लिए। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे ज़्यादा आप फोकस क्या करोगे, कोशिश क्या करोगे कि आपका वो फ्रेंड जिसकी पूरी तैयारी है उसको अपने पास में बैठा लो, राइट। आप कोशिश करोगे कि जिससे आपकी ज़्यादा बनती है, जो आपका फ्रेंड है उसको आप अपने साथ बैठा लो। ऐसे तो नहीं करोगे ना जिससे आपकी अभी लड़ाई हुई, अभी लड़कर ही आ रहे हो उसको अपने पास बैठा लो, बिल्कुल नहीं करोगे, राइट। ऐसा ही यहाँ पर हुआ, वाइसरॉय से बोला कि आप नॉमिनेट करो, इलेक्शन नहीं हो रहा है, नॉमिनेशन हो रहा है, तो वाइसरॉय क्या करेगा, उसके जो फेवरेट पर्सन्स होंगे, राइट, जो उसकी हर बात को मानते होंगे, वो उसी को बैठा लेगा, उसी को चूज करेगा। और जो पर्सन वाइसरॉय की हर बात मान रहा है वो इंडिया के हक में क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इंडिया के बातों को, इंडिया की प्रॉब्लम्स को सामने रखने की हिम्मत ही नहीं है, वो वाइसरॉय ने जो बोला वो उतना ही मानेगा, राइट। तो दिखाया गया कि हाँ भाई इंडिया में इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दी है हमने लॉ मेकिंग प्रोसेस में। पर आपको लगता है कि सच में ऐसा हुआ, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ये हमें दिखाने के लिए किया गया, लेकिन सच में ऐसा हुआ नहीं। जो इंडियंस को नॉमिनेट किया गया है वो तो सब उन्हीं के फेवरेट पर्सन है, वो तो उन्हीं की बात सुनेंगे ना, इंडिया की बातों को, इंडिया की प्रॉब्लम्स को तो नहीं रिप्रेजेंट करने वाले हैं वहाँ पर। लेकिन फिर भी एक स्टेप तो हुआ कि हाँ इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिली। 1862 में जो कैनिंग थे उस टाइम पर जो वाइसरॉय थे, उन्होंने नॉमिनेट किया 3 लोगों को, 3 इंडियंस को। ठीक है, कौन कौन, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये तीनों ही लोग किसके फैन थे, समझ लो, कैनिंग के। जो कैनिंग बोलेगा वो ये तीनों करेंगे, इसीलिए इनको नॉमिनेट कर लिया गया। ठीक है, फिर ये तो हो गया एक प्रोविजन। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है, इसने शुरुआत कर दी थी किस चीज़ की, डिसेंट्रलाइजेशन की। अब आपको 2 टर्म्स समझने चाहिए, एक सेंट्रलाइजेशन, एक डिसेंट्रलाइजेशन। अब सपोज करो आपके घर में क्या हो रहा है, डिसीजन लिया जा रहा है किसी भी बात को लेकर। ठीक है, सपोज करो कि आपको एक नया घर लेना है, आपके घर में ये बात चल रही है कि आप एक नया घर लेने वाले हो। ठीक है, पूरी फैमिली मिलकर एक नया घर लेगी। अब अगर एक नया घर है, उसको चूज करना है कि भाई कौन सा नया घर होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, कितना बड़ा लेंगे, ठीक है, वहाँ पर कौन से कलर से पेंट होगा, क्या इंटीरियर होगा, सब कुछ चूज करना है। और वो सिर्फ और सिर्फ आपके घर में जो भी हेड है उसने सारा चूज कर लिया, सारा सिलेक्ट कर लिया और ले लिया, आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, आपसे बस बोला गया कि आप शिफ्ट होना है, एक ही डिसीजन हो गया। दूसरी जगह, दूसरी सिचुएशन क्या है कि हर चीज़ में क्या हो रहा है, सारे मेंबर्स बैठ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि नहीं पिंक नहीं होना चाहिए, नहीं वाइट नहीं होना चाहिए, अच्छा ऐसा करते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन कर ले रहे हैं, अच्छा ग्रीन भी यूज़ कर ले रहे हैं, अच्छा यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है दूसरी जगह पर देखते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, राइट। कौन सी जगह पर बेस्ट डिसीजन होगा, जहाँ पर हर किसी की बात सुनी जा रही है ना। तो जहाँ पर सिर्फ एक पर्सन ने डिसीजन ले लिया, वो उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। भाई सेंट्रलाइजेशन क्या है कि एक ही जगह पर सारे डिसीजन हो रहे हैं, दूसरी जगह पर हर किसी से बात करके फिर डिसीजन लिया गया है,
वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, दोनों चीज़ों में क्लियर हो गया कि सेंट्रलाइजेशन क्या है कि एक जगह पर एक ही पॉइंट पर सारे डिसीजंस हो रहे हैं, दूसरों से कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि सब लोगों से मिल बांट कर डिसीजन हो रहा है सबसे डिस्कस करने के बाद में। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में क्या हुआ था कि डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो गई थी। कैसे शुरू करी गई थी? हमने देखा था कि क्या हुआ था कि बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उनसे ये कहा गया था कि आप खुद के लिए लॉ नहीं बनाएंगे, सारे लॉज एक जगह पर बनेंगे सेंटर में और आपको वही लॉज फॉलो करने हैं बस, राइट। आपके पास में कोई लॉ बनाने की पावर नहीं है, पिछली वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, उनको ये पावर दे दी गई, उनसे कहा कि ठीक है आप भी लॉ बना सकते हो। ठीक है, उनके पास में लेजिस्लेटिव पावर्स वापस कर दी गई थी। अब इसने क्या किया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है वहां से सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था। पीक पर कब पहुंचा था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की। ठीक है, जहाँ पर विलियम बेंटिक को क्या करा गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो ये इस टाइम तक, इस पूरे टाइम पे क्या हो रहा था? सेंट्रलाइजेशन हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ था, धीरे धीरे वो सेंट्रलाइजेशन जो अभी पीक पर पहुंचा था वो नीचे आ रहा था और अब डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो रहा था। में भी मिली थी, ठीक है, कि वो अपना डिसीजन है वो खुद भी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है? इन्होंने कहा कि जो बंगाल है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं और पंजाब, ये तीनों जगह पर नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई जाएंगी। अब क्योंकि ऐसा क्यों किया गया है? देखो, क्योंकि सारे जो प्रोविंसेस थे उनसे बोला गया है कि आप अपने लॉ बना सकते हैं, राइट। अब लॉ तो तभी बनाएंगे ना जब लॉ मेकिंग बॉडी होगी। लॉ बनाएगा कौन? हमसे कह दिया जाए कि भाई खाना बनाना, आप खाना बना सकते हो, आपको अलाउ है कि आप खाना बना लो किचन में जाकर। बनाएंगे कैसे अगर हमें आता ही नहीं हो, राइट। बनाएंगे तभी ना जब हमें खाना बनाना आता ही होगा। ऐसे ही क्या हुआ कि सारी प्रोविंसेस से बोल तो दिया गया कि आप लॉ बना सकते हो, लेकिन बनाएगा कौन? लॉ बनाना अलाउ है लेकिन लॉ बनाना आना भी तो चाहिए, इसके लिए कुछ बॉडीज चाहिए होंगी। तो क्या हुआ कि बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस और पंजाब, इन तीन जगह पर नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स प्रोवाइड की गई। कब कब बनी है? 1862 में। कहाँ पर बनी है? बंगाल में। 1886 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में और पंजाब में बन गई 1897 में। नेक्स्ट प्रोविजन में क्या बोला गया है कि जो वाइसरॉय है उसको पावर मिली थी। क्या पावर मिली? कि वो रूल्स बना सकता है, ऑर्डर्स दे सकता है। किस चीज़ के लिए? कि जो काउंसिल का काम है वो अच्छे से हो। अगर काउंसिल के काम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिमूव करने के लिए जो रूल, जो ऑर्डर चाहिए, वो सारे रूल्स और सारे ऑर्डर्स वाइसरॉय बना सकता है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसने क्या किया, एक पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस तो 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने कर ही दिया था, लेकिन उसको रिकग्निशन यहाँ से मिली है कि भाई पोर्टफोलियो सिस्टम ठीक है, उसको अपनाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या है। देखो, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट से रिलेट करो, हमारी गवर्नमेंट में क्या है? एजुकेशन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ठीक है, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, राइट, टेक्सटाइल मिनिस्टर, इंडस्ट्री के लिए भी अलग मिनिस्टर है, कॉमर्स के लिए भी अलग मिनिस्टर है, राइट, फॉरेन मिनिस्टर। अलग अलग जो आपके एरियाज है, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनाई गई हैं। कोई पर्सन जो है वो एक पर्सन एक सेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर, तो हमें पता है भाई एजुकेशन मिनिस्टर से जाकर हमें बात करनी है, वो आंसर देंगे इस चीज़ का कि आखिर ऐसा क्यों है। ठीक है, सारी स्कीम जो बनानी है वो पर्सन ही हमें आंसरेबल होगा। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बात है तो हमें पता है कि इसके लिए कौन आंसरेबल है? हेल्थ मिनिस्टर, राइट। हेल्थ सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट करना है वो कौन देखेगा? हेल्थ मिनिस्टर। ये होता है पोर्टफोलियो। ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम आज भी चल रहा है, ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1859 में कैनिंग ने किया है, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज किया गया है 1861 के एक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट इज जो अभी भी चल रहा है, दूसरी चीज जो हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, वो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। किसकी? प्रेसिडेंट की, राइट। वो जो आज भी हमारे पास में है अवेलेबल, हमारे प्रेसिडेंट के पास में ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस को इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम में
या फिर जो हमारी लोकसभा राज्यसभा अगर वो अभी नहीं है, वो इस टाइम पर सेशन में नहीं है, तब हम क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं और उसके बाद 6 मंथ के अंदर उसको क्या कर सकते हैं, वो अप्रूव करा सकते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ है, ये जो प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, ये वहीं से चल रहा है। कहाँ से? 1861 से। 1861 में ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी। वायसरॉय के पास ऑर्डिनेंसेस को इशू कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 का। फिर क्या हुआ, ये जो एक्ट आया इसके अकॉर्डिंग काम चलता रहा, बहुत साल चला। लेकिन फिर क्या हुआ, जब क्योंकि क्या होता है भाई, चेंज होता रहता है ना, हर चीज़ में चेंज होता है, हमारी सोसाइटी में चेंज होता है, हमारे बिहेवियर में चेंज होता है, इन्वायरमेंट में चेंज होता है, हर चीज़ में चेंज होता है। तो जब इतने सालों तक, तो ऐसा नहीं है ना कि एक बार में हमने सारे रूल्स बना लिए और ज़िंदगी भर वही चलते रहेंगे, इनफाइनाइट टाइम तक वही चलते रहेंगे, नहीं। जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती रहती हैं, हमें अपने रूल्स रेगुलेशंस हर चीज़ चेंज करनी पड़ती है। खुद का एग्जाम्पल ले लो, हम टाइम टेबल बना लेते हैं अपना कि भाई हम पूरी साल भर इस तरीके से पढ़ेंगे कि इस टाइम पर उठा करेंगे, इस टाइम पर ये करेंगे, वो करेंगे, पूरा टाइम टेबल बना लेते हैं। लेकिन क्या होता है, क्या वो बिल्कुल डिट्टो जो हमने टाइम टेबल एक दिन में बना दिया वो पूरी साल फॉलो होता है? बिल्कुल नहीं, किसी का भी नहीं होता। क्योंकि हमारी लाइफ में हर दिन अलग अलग होता है, हम चेंज हो रहे हैं, लाइफ भी चेंज हो रही है, एक साल में बहुत कुछ हो जाता है, राइट। तो क्या होता है ना कि हमारा टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है ना। भाई सर्दी आ गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो हम 4 बजे नहीं उठ सकते। अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो रात में भैया गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, हमारा दिमाग तो बिल्कुल चलता ही नहीं है, चेंज करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंगली, राइट। सीजन चेंज हो रहा है तो हमारा टाइम टेबल चेंज हो रहा है, हर चीज़ चेंज हो रही है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ कि हमने एक्ट लिया 1861 में, लेकिन वो हमेशा तो नहीं चलेगा, चलता रहा। लेकिन 1892 तक आते आते कुछ कमियां हमें फील होने लगी और फिर ज़रूरत पड़ी कि हम एक नया एक्ट लेकर आए। फिर आया एक नया एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ ये कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे, ठीक है, जो हमने बोला था उसमें कि इंडियंस जो हैं वो भी आ सकते हैं, अब उसका नंबर इंक्रीज कर दिया गया था सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी। लेकिन ऑफिशियल ज़्यादा थे, नॉन ऑफिशियल्स कम थे। ये चीज़ याद रखनी है क्या, कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं उनका नंबर बढ़ाया गया, कहाँ पर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी। लेकिन अभी भी नॉन ऑफिशियल्स कम थे और ऑफिशियल्स ज़्यादा थे, ठीक। दूसरा प्रोविजन क्या है, इसने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे उनके फंक्शंस को और बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ लॉ नहीं बनाओगे आप, और भी काम है वो भी करो भाई। अब कौन कौन से काम दिए गए, उन्हें पावर दी गई कि वो बजट जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो भी एग्जीक्यूटिव जो है क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं उनको एड्रेस भी करेंगे, ठीक है। जैसे अभी होता है ना कि बजट को डिस्कस करा जाता है भाई, ठीक है, बजट प्रेजेंट होता है, उसको डिस्कस किया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन होता है उसको हम डिस्कस करते हैं, जो भी, अगर मान लो हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ मिनिस्टर आंसरेबल होता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आंसर देता है। ऐसे ही उस टाइम पर भी ये अलाउ किया गया, उनसे कहा कि सिर्फ लॉ मत बनाओ, लॉ तो बनाना आपका काम है ही, साथ में बजट को भी डिस्कस करेंगे आप, उनको भी आंसर करो, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है, इसने कहा कि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो अपॉइंट करेंगे, वो नॉमिनेट किए जाएंगे, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की। मतलब क्या कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स रिकमेंड करेंगी कुछ नाम को और वो नाम में से नॉमिनेट किए जाएंगे कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। कौन करेगा, वाइसरॉय करेंगे, ठीक। उसके बाद में क्या कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनमें कैसे होगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी नॉमिनेशन किया जाएगा, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाया जाएगा। हमने देखा था पहला ही प्रोविजन ये था कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा, लेकिन बढ़ाएंगे कैसे, सेंट्रल लेवल पे क्या होगा कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो रिकमेंड करेंगी वाइसरॉय को, फिर वाइसरॉय उनमें से नॉमिनेट कर देगा। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होगा कि गवर्नर जो है वो तो नॉमिनेट करेगा, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़,
ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार, चैम्बर्स, ये सारे लोग मिलकर रिकमेंडेशन देंगे गवर्नर को और फिर गवर्नर कर देगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्ट। बहुत सारे एक्ट्स आए हैं, राइट? तो नेक्स्ट एक्ट देखते हैं। 1909 में ये एक्ट आया है। क्या कहा गया इसमें? इट कंसिडरेबली इंक्रीज्ड द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। पहले भी यही हुआ है। क्या हुआ था कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनकी जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनका साइज बढ़ाया जाएगा, उनको और ज़्यादा अपॉइंट किया जाएगा, बहुत और ज़्यादा लोग उसमें ऐड किए जाएंगे। यही बोला गया था, यही सेम यहाँ पर भी बोला गया है। इन्होंने कहा कि जो पहले बढ़ाए थे उनसे ज़्यादा और बढ़ाओ। सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनका साइज और बढ़ाना है। अब क्या था, पहले 16 लोग थे, 16 मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब वो 16 की जगह 60 हो गए, राइट? अब उनको बढ़ा दिया गया। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हैं, अब हम वहाँ पर क्यों, देखो भाई, इस कोई प्रोविंस बड़ी है, कोई प्रोविंस छोटी है, तो इसीलिए कोई फिक्स नंबर नहीं था, कोई भी यूनिफॉर्म नहीं था कि भाई हर जगह 60 लोग होंगे कि हर जगह 50 लोग होंगे, ऐसा नहीं। कहीं पर 50 भी हैं, कहीं पर 30 भी हैं, अलग अलग था, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि भाई नंबरों को बढ़ाया गया, जो मेंबर थे उनको बढ़ाया गया था, ठीक है। पहला प्रोविजन। नेक्स्ट क्या है? It retained official majority in the Central Legislative Council but allowed Provincial Legislative Council to have non-official majority. प्रीवियस एक्ट में हमने देखा था कि दोनों ही जगह, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, ऑफिशियल मेजॉरिटी जो है उसको बनाए रखा गया। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई तो थी, लेकिन फिर भी ऑफिशियल मेंबर्स ज़्यादा थे। अब क्या हुआ? अब इन्होंने क्या किया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं वो तो ज़्यादा हैं, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कम हैं। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या हुआ था कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ज़्यादा, मेंबर्स कम रह गए थे। नेक्स्ट प्रोविजन। इट enlarged the deliberative functions of legislative councils at both the levels. प्रीवियस एक्ट में भी हमने देखा था कि जो लॉ मेकिंग बॉडी थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उनसे बोला गया था कि भाई सिर्फ लॉ मत बनाओ, और भी काम है वो करो, जैसे कि बजट को डिस्कस करना, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको आंसर देना, ठीक है, ये सारे काम उनको दिए गए थे। अब क्या हुआ? अब उनके काम और बढ़ाए गए। उनसे कहा कि और भी काम है जो आपको करने हैं, जैसे कि मेंबर्स को अलाउ किया गया कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। उनको और क्या किया गया? उनको ये पावर दी गई कि वो बजट के ऊपर रिजोल्यूशंस को मूव कर सकते हैं, ठीक है। दो चीज़ें, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउ किए गए, बजट के ऊपर रिजोल्यूशन भी मूव कर सकते हो आप। पिछली बार क्या था, सिर्फ आप डिस्कस कर सकते हो, कर कुछ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर रिजोल्यूशंस को मूव कर सकते हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर्स। अभी तक क्या हो रहा था, नॉमिनेट हो रहे थे पर्सन्स जो इंडियंस थे, और वो भी वाइसरॉय की कौन सी काउंसिल में, लॉ मेकिंग काउंसिल में। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इंडियंस हैं उनको वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली, ठीक है, वाइसरॉय और गवर्नर एज वेल एज, ठीक है, गवर्नर्स की और वाइसरॉय दोनों की ही जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उनमें भी इंडियंस को जगह मिली थी। और पहले इंडियन जिन्होंने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया वो बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, वो अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट प्रोविजन, बहुत ही खतरनाक प्रोविजन, इसकी वजह से हमारी इंडिया आज ये है, हमारी इंडिया जो कि बहुत बड़ी थी, हमारी इंडिया जो अनडिवाइडेड इंडिया थी, बेचारी हमारी इंडिया को डिवाइड होना पड़ा। कहीं ना कहीं हम जो पहले इंडियंस थे, हमारे यहाँ जो हिंदू मुस्लिम में यूनिटी थी, अब यहाँ से वो फूट पड़नी शुरू हो गई थी, राइट। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इस एक्ट में ही इंट्रोड्यूस की गई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, राइट। सिस्टम कौन सा लाया गया? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मुस्लिम्स के लिए। इन्होंने कहा कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए, ठीक है। अब सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि जो मुस्लिम मेंबर्स हैं
उनको कौन इलेक्ट करेगा? सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही। एक जगह पर हिंदू भी रह रहे होंगे, सिख भी रह रहे होंगे, मुस्लिम भी रह रहे होंगे, क्रिश्चियन भी रह रहे होंगे, बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, लेकिन अगर वहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम की है तो वहाँ पर जो पर्सन इलेक्शन में खड़ा होगा वो भी मुस्लिम होगा और सिर्फ मुस्लिम्स ही उसको वोट दे सकते हैं, बाकी लोग वोट नहीं दे सकते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जो एक्ट है इसने कम्युनलिज्म को लीगल बना दिया था। और जो कम्युनल इलेक्टोरेट के फादर हैं उनको किसको बोला जाता है? मिंटो को। मिंटो को ये कहा जाता है कि मिंटो जो हैं उन्होंने ही कम्युनल इलेक्टोरेट को जन्म दिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। इन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन और किसको दी? प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, यूनिवर्सिटीज़ को। वो तो रहा हमारा एक्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का। लेकिन 10 साल बाद में एक फिर से एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इसमें क्या हुआ देखते हैं। It relaxed the central control over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subjects. देखो हो क्या रहा था कि बहुत ज़्यादा पहले तो सेंट्रलाइजेशन हो गया था, राइट? तो प्रोविंसेस के पास में कोई ऑटोनॉमी नहीं थी, लेकिन धीरे 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 डिसेंट्रलाइजेशन होता जा रहा है, हम ये देख भी रहे हैं, राइट? तो अब इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए एक और स्टेप लिया। स्टेप क्या था कि जो प्रोविंसेस हैं उन पर सेंट्रल कंट्रोल थोड़ा कम किया गया। कैसे कम किया गया? प्रोविंसेस में जो आपका कौन सा काम कौन करेगा, जैसे सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स अलग अलग कर दिए गए थे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना, अभी 3 लिस्ट चलती हैं अपनी यहाँ पर इंडिया में, कौन सी? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, राइट? यूनियन लिस्ट भाई यूनियन उसमें लॉ बनाएगी, उसमें डिसीजंस यूनियन के होंगे। स्टेट लिस्ट स्टेट सारा उसमें देखेगी, उसके लॉ बनाने हैं, क्या करना है। ठीक है, कंकरेंट में दोनों देखते हैं। ऐसे ही उस टाइम पर भी क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ कि ये जो सब्जेक्ट्स थे उनको बांट दिया गया, सेंट्रल सब्जेक्ट्स और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वर अथोराइज्ड टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट। अब सेंट्रल सब्जेक्ट से उस पर सेंट्रल जो लॉ बनाने की बॉडी थी वो बनाएगी लॉ, ठीक है, और आपका जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उस पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ही लॉ बनाएगा, ये भी बोल दिया गया। ठीक है, लेकिन हाँ अभी भी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज था और यूनिटरी था। ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, नहीं, बस सब्जेक्ट बांटे हैं और ये कहा गया है कि अपने अपने सब्जेक्ट पर लॉ बनाओ। ठीक, अब क्या हुआ, दूसरी चीज़ क्या करी कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उनको भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया, ये उनको भी बांट दिया गया। पहले तो सब्जेक्ट्स को बांटा सेंट्रल और प्रोविंशियल में, प्रोविंशियल जो बढ़ गए हैं उनमें भी बांट दिया ट्रांसफर्ड और रिजर्व में। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो हैं उनको कौन देखेगा, उनको देखेगा गवर्नर। ठीक है, वो भी मंत्री परिषद जो है उसकी हेल्प से, राइट, उनको देखेगा गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। ठीक है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा, उसका जो मर्जी हो वो काम करेगा। ठीक है, और इसको ही ये जो सिस्टम है, ये जो स्कीम है गवर्नेंस की, इसको हम डायरार्की बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि सब्जेक्ट्स बांट दिए गए हैं, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। रिजर्व्ड में गवर्नर देख रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसकी हेल्प करेगी और उसमें वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। लेकिन जो आपके ट्रांसफर्ड हैं उसमें जो इंडियंस अपॉइंट हुए हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडिया में बायकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए थे। अभी तक सिर्फ नॉमिनेशन चल रहा था कि हर कोई जो है इसको नॉमिनेट कर दिया, उसको नॉमिनेट कर दिया। अब ऐसा हुआ था कि पहली बार बायकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, इनफैक्ट साथ ही साथ में डायरेक्ट इलेक्शंस को भी इंट्रोड्यूस किया। दस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रिप्लेस्ड बाय अ बायकैमरल लेजिस्लेचर। अब जो इंडिया की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी
की जगह पर क्या हो चुका था, बाय कैमरल लेजिस्लेचर आ चुका था। अपर हाउस एंड लोअर हाउस जो हम देखते हैं अभी क्या है, लोकसभा राज्यसभा, वो यहीं से इंट्रोड्यूस हुई है। जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो हो रहे थे, सिलेक्ट हो रहे थे, ठीक है। इट रिक्वायर्ड दैट द 3 of the 6 members of Viceroy's Executive Council were to be Indian। इसने ये भी बोल दिया कि जो आपकी वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसमें 6 लोग होते हैं, उसमें से 3 लोग इंडियन होंगे, ये कंपलसरी है। लेकिन हाँ, कमांडर इन चीफ जो है वो इंडियन कोई भी पर्सन नहीं बन सकता है, ये भी बोल दिया गया था। नेक्स्ट इज जो हमने देखा कि 1909 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको लीगल कर दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे मुस्लिम्स को। लेकिन अब क्या हुआ कि मुस्लिम्स को तो पहले ही मिल चुके थे सेपरेट इलेक्टोरेट, अब यहाँ पर सिख को, जो इंडियन क्रिश्चियंस हैं उनको, एंग्लो इंडियंस हैं उनको, और साथ ही साथ में यूरोपियंस को भी क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए थे। इसने क्या किया गया कि फ्रेंचाइजी किसको दी गई है, कौन भाई इलेक्ट हो सकता है, कौन वोट डाल सकता है। वोट डालना जो है सबको अलाउ नहीं था, अभी हम भाई 18 के हुए बस पहुंच गए वोट डालने, ऐसा पहले नहीं था। उस टाइम पर बहुत ही कम लोगों को ये अलाउ था, वो भी किस बेसिस पे, कि आपके पास में कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, आप कितना टैक्स पे करते हो, आप कितने पढ़े लिखे हो। 3 बेसिस थे, प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन, राइट। इनके बेसिस पर ही उनको ये वोट डालने की पावर दी जाती थी। नेक्स्ट इज इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस hitherto परफॉर्म्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। लंदन में ही एक नया ऑफिस बनाया गया, ऑफिस था हाई कमिश्नर का, और वो क्या करेगा, उसको कुछ काम जो सेक्रेटरी बहुत सारे काम करने पड़ रहे थे, तो कुछ काम हाई कमिश्नर को दे दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट इज इसने क्या किया, इस एक्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इस्टेब्लिश किया। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है 1926 में बनाई गई, जो कि सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करे, राइट। जो अभी हम देखते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं भाई, मैक्सिमम लोग जिसकी तैयारी ज़रूर करते हैं, राइट। तो वो कब से शुरू है, 1926 में वो इस्टेब्लिश हो चुकी थी, ठीक। लेकिन तब उसका नाम था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन से एक्ट से आई है, 1919 के एक्ट से। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड अथोराइज्ड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स टू इनैक्ट देयर बजट्स। अब इसे हम देखते हैं कि अभी करंटली क्या होता है कि एक यूनियन बजट आता है, राइट, और जो भी स्टेट्स है हमारी इंडिया में, हर स्टेट का अपना अलग अलग बजट बनता है, ठीक है। हर स्टेट अपना अलग बजट भी बनाती है। तो ये जो है ये प्रोविज़न कब से शुरू है, 1919 के एक्ट से। इन्होंने ये पहली बार सेपरेट किया था प्रोविंशियल बजट्स को सेंट्रल बजट से, और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर हैं उनको अलाउ किया कि आप अपने बजट बनाओ, राइट। नेक्स्ट प्रोविज़न क्या है कि इन्होंने क्या कहा कि जब ये एक्ट आ जाएगा उसके बाद 10 सालों के बाद में ये एक्ट कैसे काम कर रहा है, ये सही काम हो रहा है इस एक्ट से या फिर नहीं, इसको देखने के लिए एक आएगी, ठीक है, जो कि साइमन कमीशन के रूप में आई हुई है, राइट। तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्ट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। जितने भी एक्ट अभी तक हमने पढ़े हैं, सारे एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इनफैक्ट जो हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एक्ट है। क्यों ऐसा है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेजर सोर्स क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। लगभग 50%, आधा कॉन्स्टिट्यूशन हमने इसी एक्ट से इंस्पायर होकर, इसी से प्रोविजंस को ले लेकर बनाया है। इसीलिए इस एक्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा ही हमें, अगर हमें अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, राइट। चलो फिर इसके प्रोविजन देख लेते हैं। पहली चीज़ इन्होंने क्या किया,
इन्होंने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात सामने रखी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ये फेडरेशन कभी बन नहीं पाई थी क्योंकि कुछ कंडीशंस थी जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहला प्रोविज़न क्या था कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगी जिसमें सारे प्रोविंसेस होंगे और प्रिंसिपल स्टेट्स भी होंगी यूनिट्स की तरह, ठीक है। एक्ट ने डिवाइड किया था सेंटर और यूनिट्स के बीच में पावर्स को। कैसे? फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे हमारी अभी करंटली क्या है, तीन लिस्ट चलती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये प्रोविज़न यहाँ पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आपको दिख गया कि पहली चीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी है वो हमने यहाँ से ली है, क्या कि 3 लिस्ट होनी चाहिए, अभी भी है हमारे पास में, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये यहाँ से प्रोवाइड की गई, लेकिन हमने कौन सी ली है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। रेजिडुअरी पावर इन्होंने वाइसरॉय को दी है, लेकिन हमारे यहाँ पर रेजिडुअरी पावर किसके पास में है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही है। और अगर नहीं पता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे हम इसको भी देखेंगे, राइट। हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम, फेडरेशन जो है वो कभी भी आ नहीं पाई क्योंकि इसकी कुछ कंडीशंस थी, वो कंडीशन। नेक्स्ट प्रोविजन, दूसरा प्रोविजन क्या है, इट अबोलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। डायरकी को खत्म कर दिया प्रोविंशियल लेवल पर और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई। प्रोविंसेस को अलाउ किया गया कि वो अपने अपने जो यूनिट्स हैं, ठीक है, अपने अपने प्रोविंसेस हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन उसका खुद ही वो देख सकती हैं। लेकिन जो एक्ट है उसने इंट्रोड्यूस करा था एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में। मतलब क्या कि गवर्नर जो है वो क्या करेगा, कोई भी एक्ट, कोई भी डिसीजन लेगा किसके एडवाइस पर, मिनिस्टर्स के एडवाइस पर, और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, ठीक है। 1937 में ये इफेक्ट में आया, लेकिन 1939 में ये प्रोविजन जो है इसको ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट प्रोविजन देखो, 1935 में हुआ क्या कि जो डायरकी है प्रोविंशियल लेवल पे तो हटा दी गई, लेकिन सेंट्रल लेवल पर लगा दी गई थी। तो सेंट्रल लेवल पर क्या किया गया कि डायरकी लगाई गई। इसका मतलब क्या कि जो फेडरल सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड करा गया रिजर्व सब्जेक्ट में और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में। लेकिन नेक्स्ट प्रोविजन, इट इंट्रोड्यूस्ड बाईकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 11 प्रोविंस थे जिसमें से 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म आ चुका था। मतलब क्या कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, यहाँ पर बाईकैमरलिज्म आ चुका था। यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी और लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी, अपर हाउस भी था, लोअर हाउस भी था। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो बिल्कुल आ जाता, नहीं, रिस्ट्रिक्शंस तो अभी भी थी। नेक्स्ट प्रोविजन, इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1909 में इंट्रोड्यूस हुआ सिर्फ मुस्लिम को दिया गया था, 1919 में बहुत सारे लोगों को, सिख को दिया, यूरोपियंस को दिया, एंग्लो इंडियंस को दिया, ठीक है, बहुत सारे लोगों को दिया। अब उसको और बढ़ाया गया, ठीक है। 1935 में तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास, जिनको हम दलित बोलते हैं, उनको भी दिया गया, ठीक है, वीमेन को भी दिया गया, और लेबर जो वर्कर हैं उनको भी प्रोवाइड कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रोविजन क्या कि जो काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में बनी थी, उसको अबोलिश कर दिया गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसको ये हेल्प कर रही थी ये काउंसिल, उसको ख़त्म कर दिया गया। टीम ऑफ एडवाइजर्स हैं जो इनकी हेल्प करेंगे, किसकी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। प्रीवियस एक्ट में हमने देखा कि जो फ्रेंचाइजी थी वो बहुत ही कम लोगों के पास थी, जो वोट देने की पावर थी, वो वोट देने का राइट था, वो बहुत ही कम लोगों के पास में था। लेकिन अब ये राइट थोड़े और ज़्यादा लोगों को दिया गया, लगभग 10% जो टोटल पॉपुलेशन थी उनके पास में वोटिंग राइट थी, उनको ये प्रोवाइड कर दिए गए थे। नेक्स्ट, इसी एक्ट से आरबीआई जो है वो हमारी बनी है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो अभी भी
काम कर रही है, इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, वो इस्टेब्लिश हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। क्यों? करेंसी और क्रेडिट जो है कंट्री का, उसको कंट्रोल करने के लिए। प्रीवियस एक्ट में हमने देखा था कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब इन्होंने कहा कि सिर्फ सेंट्रल लेवल पर ही क्यों, प्रोविंशियल लेवल पर भी बनना चाहिए, इसीलिए प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाई गई थी और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद में एक फेडरल कोर्ट भी बनाया गया। तो ये तो था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारा मोस्ट फेवरेट एक्ट कौन सा है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। भाई क्यों? भाई आज़ाद होना किसको पसंद नहीं है, इसी के लिए तो इतना सब कुछ स्ट्रगल चल रहा था। अब जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल इतना किया है, अब वो जब मिलेगी तो सबसे ज़्यादा खुशी तो तभी मिलेगी, राइट? तो हमने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, आज क्या हुआ, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। तो जो इंडिपेंडेंस का एक्ट है, इसी एक्ट को लाने के लिए तो ही इतनी मेहनत की गई थी, राइट? तो ये एक्ट हमारा फेवरेट एक्ट होगा ही होगा। तो आता है हमारा नेक्स्ट एक्ट 1947 में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, राइट? क्या हुआ था इसमें? सबको वैसे तो पता ही है, लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि हमें और डिटेल में जानना है। ठीक, क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल जो है वो ख़त्म हो चुका था, इंडिया को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था और कहा गया कि इंडिया अब सॉवरेन स्टेट है 15 अगस्त 1947 से। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को इंडिया से बोला गया कि भाई अब हम जा रहे हैं, हमें यहाँ से भगा दिया गया है, ब्रिटिश ने बोल दिया और ब्रिटिश वहाँ से चले गए। ठीक है, इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट। नेक्स्ट प्रोविजन क्या हुआ, इन्होंने कहा कि इंडिया का पार्टीशन तो होकर ही रहेगा, पार्टीशन के बिना तो कुछ हो नहीं पाएगा, पार्टीशन होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया का पार्टीशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। कहा गया कि 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनेंगी, एक इंडिया दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, विद द राइट टू सुसीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। इनके पास में राइट है कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो है उसमें ये इंक्लूड हो भी सकते हैं और वहाँ से चाहें तो हट भी सकते हैं, इनके पास में खुद का राइट है। ठीक, नेक्स्ट प्रोविजन क्या है, इट अबोलिश्ड द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन अ गवर्नर जनरल who was to be appointed by the British King on the advice of Dominion Cabinet। अब वाइसरॉय का जो ऑफिस था वो ख़त्म कर दिया गया और कहा गया जो भी डोमिनियन है, एक इंडिया एक पाकिस्तान, दोनों के पास में गवर्नर जनरल की पोस्ट मिलेगी। ठीक है, और गवर्नर जनरल कौन अपॉइंट करेगा? ब्रिटिश किंग। किसकी एडवाइस पर? डोमिनियन की कैबिनेट की एडवाइस पर। His Majesty's government in Britain was to have no responsibility with respect to the government of India और पाकिस्तान। अब जो इंडिया की गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। It empowered the constituent assemblies of the two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nations and to repeal any act of the British Parliament including the Independence Act itself। इसने क्या किया, इसने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज थी दोनों डोमिनियंस की, उसको पावर दी कि वो अपना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अडॉप्ट कर सकती हैं। ठीक है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट रिपील कर सकती है। इनफैक्ट जो ये एक्ट है इंडिपेंडेंस एक्ट, इसको भी वो रिपील कर सकती हैं। नेक्स्ट प्रोविजन, इट empowered the constituent assemblies of both the dominions to legislate for their respective territories till the new constitutions were drafted and enforced। इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं दोनों ही डोमिनियंस की, वो अपने अपनी टेरिटरीज के लिए लॉ बना सकती हैं जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ रहा है तब तक। कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट 15 अगस्त 1947 के बाद में पास हुआ है तो वो यहाँ पर जो ये डोमिनियंस है उस पर नहीं लगेगा जब पर इन्फोर्स नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रोविजन, इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्रीटी रिलेशंस विद ट्राइबल एरियाज।
इन्होंने कहा कि ब्रिटिश का अब कोई भी रूल नहीं है इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पर, और जो भी ट्रीटी की गई है ट्राइबल एरियाज में अब वो सारी खत्म। ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन, इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। इसने क्या करा, इंडियन प्रिंसली स्टेट जो हैं जहाँ पर राजा महाराजा लोग जो हैं वो रूल कर रहे हैं, उन्हें फ्रीडम दी गई कि वो या तो इंडिया को ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियंस एंड द प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसने कहा कि भाई कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन जब तक नहीं आ रहा है तब तक आप कैसे गवर्न करोगे, राइट। तो जो आपकी डोमिनियंस हैं, जो भी प्रोविंसेस हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ही खुद को गवर्न करेंगी। कब तक, जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता है। लेकिन हाँ ये भी है कि जो भी डोमिनियंस हैं अगर उनको लगता है कि इस एक्ट में कुछ भी मोडिफिकेशन तो अलाउ किया गया, उनसे कहा गया कि जो भी प्रोविजन आपको पसंद नहीं है आप उसको चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोविजन, इट deprived the British monarch of his right to veto bills or ask for reservation of certain bills for his approval। जैसे कि अभी होता है कि कुछ बिल्स जो हैं वो प्रेसिडेंट की असेंट के बाद ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कि भाई कोई भी लॉ बनना है तो प्रेसिडेंट का साइन हमें चाहिए होगा, कोई भी हमें अगर कोई भी एक्ट बनाना है, राइट। तो ये जो पावर जो ब्रिटिश किंग की थी वो अब ख़त्म कर दी गई। ठीक है, अब कोई भी एक्ट आपको बनाना, कोई भी लॉ बनाना है तो ब्रिटिश किंग की ज़रूरत नहीं है। बट दिस राइट वॉज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल। लेकिन हाँ आपको गवर्नर जनरल की परमिशन अभी भी चाहिए होगी। ठीक है, गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर टू असेंट टू एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। तो जो ब्रिटिश किंग है उनके नाम पर पावर अब किसके पास में है, गवर्नर जनरल के पास में, वो असेंट देंगे किसी भी बिल को। ठीक है, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स ऑफ द स्टेट। इसने क्या कहा कि जो डोमिनियंस हैं उनके हेड कौन होंगे, नॉमिनल हेड कौन होंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, दे वर मेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द रेस्पेक्टिव काउंसिल। के जो भी एडवाइस होगा उसको ही फॉलो किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इट ड्रॉप्ड द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। जो किंग ऑफ इंग्लैंड हैं उनके रॉयल टाइटल्स हैं बहुत सारे, उसमें से एक टाइटल था एम्परर ऑफ इंडिया, अब वो टाइटल खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट प्रोविजन, इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अभी तक क्या हो रहा था, जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको रिक्रूट कौन कर रहा था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। लेकिन अब ये जो प्रोसेस थी उसको ख़त्म कर दिया गया। The members of civil services appointed before 15 August 1947 would continue to enjoy all benefits that they were entitled to till that time। ठीक है, तो जो मेंबर्स है सिविल सर्विसेज के 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी अपॉइंट हुए हैं, इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 1 जो एम लक्ष्मीकांत का है, पॉलिटी का है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें बहुत सारे एक्ट थे, उन सबको हमने पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, और मुझे लगता है कि आपको भी समझ में आया ही होगा, राइट। अगर आपको ये समझ में आया है, चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।